मेरा नाम अक्षय है। मेरी और अनीता की शादी को 4 साल होने वाले थे। इन 4 सालों में हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन इस बात का मुझे कोई दुख नहीं था। मेरा मानना था कि ये सब ऊपर वाले की देन है, जब लिखा होगा तो औलाद हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी अनीता से बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी, मुझे उस पर फख्र था। दिन हो या रात वो अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटती थी। लेकिन कुछ दिन बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया और मुझे पता चला कि इंसान जैसा दिखता है, असल जिंदगी में जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। मुझे भी ये भयानक हकीकत उस वक्त मालूम हुई जब मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई। मेरी छोटी बहन की शादी में जब 1 हफ्ते बाकी थे और जब सारी रस्म और रिवाजों को निभाया जा रहा था, तो मेरी इकलौती बहन की शादी में अनीता अपने काम में इस कदर व्यस्त थी कि वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले रही थी। मेरी माँ को इस बात से शिकायत होने लगी थी। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि उसका काम ऐसा है कि अगर वो हॉस्पिटल न जाए तो मरीज अपनी जान गंवा बैठेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने गुस्से से कहा कि तेरी पत्नी हॉस्पिटल की कोई इकलौती डॉक्टर तो नहीं है, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर होंगे। उसे चाहिए कि हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपनी ननन की शादी की हर फंक्शन में रहे और बहू होने का फर्ज निभाए। एक दिन अनीता हॉस्पिटल से आई तो मैंने उसे प्यार से समझाया कि अनीता हॉस्पिटल से सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ले लो ताकि माँ की भी शिकायत दूर हो जाए। मेरी बात सुनते ही उसको गुस्सा आ गया और कहने लगी, मैं एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल में मरीजों को मेरी जरूरत है और आप चाहते हैं कि इन फालतू रस्मों के चक्कर में मैं मरीजों को छोड़ दूं। अनीता का अंदाज इस कदर जज्बाती था कि मैं खामोश हो गया। वो एक गरीब परिवार से थी और उसके पापा बीमारी से पीड़ित थे। सही वक्त पर उनका इलाज ना होने पर वो इस दुनिया से चल बसे थे। शायद इसलिए उसे मरीजों की भावनाओं की कदर थी। वो खुद कितनी ही बीमार क्यों ना होती, लेकिन मैंने उसे कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा था। फिर एक दिन अनीता ने मुझसे वादा किया कि वो हर हाल में अपनी ननन की शादी वाले दिन अपनी छुट्टी कर लेगी। उसकी बातों से मैं खुश हो गया था, लेकिन रूपाली की शादी के दिन सब कुछ बदल गया। हम दोनों तैयार होकर मैरिज हॉल को निकलने ही वाले थे कि अनीता का फोन बजने लगा। अनीता ने फोन उठाया तो किसी इमरजेंसी पर उसका हॉस्पिटल से फोन आया था। अनीता कुछ देर तो ना जाने क्या बात करती रही, लेकिन आगे ना जाने ऐसा क्या कहा कि उसने कहा कि ठीक है और फोन कट कर दिया। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मजबूरी है, बस कुछ देर के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्या हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर मर गए हैं जो हर इमरजेंसी पर तुम्हें ही जाना पड़ता है? तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर पर शादी है तो नहीं आ सकती हो? अनीता की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आप जानते हैं कि मैंने आपके सामने कई बार इनकार किया, लेकिन क्या करूं, मेरा मरीज है, मुझे उसकी हिस्ट्री मालूम है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। कुछ ही देर में आ जाऊंगी, तब तक अपने घर वालों से कुछ भी बहाना कर दीजिएगा। ना चाहते हुए भी मैं अनीता की मिन्नतों पर उसे हॉस्पिटल के सामने उतार दिया और कहा कि वो जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा कर शादी में आ जाए। अनीता को हॉस्पिटल छोड़कर मैं मैरिज हॉल पहुंचा तो तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई। माँ और बड़ी भाभी मुझसे कई बार अनीता के बारे में पूछ चुकी थी। मैंने एक एक कर उन्हें चुप करा दिया कि पार्लर में उसे टाइम लगेगा, जैसे ही वो तैयार हो जाएगी तो एक फोन करेगी और मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। मैंने कई बार अनीता को फोन मिलाया, लेकिन वो ना जाने वो कहाँ बिजी थी। उसने मेरा फोन नहीं उठाया। जयमाला से लेकर शादी भी हो गई, सभी मेहमान खाना भी खा चुके थे। मैं शादी हॉल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन आज जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर तो छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे। वो कोई बच्चों का हॉस्पिटल मालूम पड़ रहा था। तभी मेरी नजर अनीता पर पड़ गई, जो मुझसे काफी फासले पर खड़ी थी और एक कमरे के अंदर जाने लगी। मैं अभी भी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे देखते ही सीधा उसके पीछे उसी के कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अंदर के मंजर ने तो मुझे दहला दिया था। कमरे के अंदर अनीता अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 4 मर्द और थे। जो कुछ भी उनके बीच चल रहा था वो देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरी वो पत्नी जिसे मैं लोगों का मसीहा समझता था, वो असल में अंदर से एक हैवान थी। मैं हॉस्पिटल से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गया। मैं अनीता के साथ 4 साल से था, लेकिन इन 4 सालों में उसका असली रूप नहीं देख पाया था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी और साथ ही साथ खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैंने एक औरत का असली चेहरा नहीं पहचान पाया। मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए मैंने अपनी माँ को भी नाराज किया था। आज भी मैं अपनी बहन की बारात में सारा वक्त झूठ बोलता रहा और सच्चाई सामने आने पर भी मैंने अनीता को ही बचाने की कोशिश की थी। सच्चाई जानने के बाद मुझे उससे नफरत हो रही थी। मैं जान गया था कि भगवान ने हमारी झोली में औलाद का सुख क्यों नहीं डाला था। माँ बनना अनीता जैसी औरत के नसीब में ही नहीं होता है जो दूसरों की औलाद से खिलवाड़ करते हैं। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सीधा पुलिस को फोन लगाया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन 4 मर्दों के साथ अनीता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उन सबके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैंने सारी हकीकत अपनी आंखों से देखी थी। वो 4 मर्द मेरी पत्नी अनीता के साथ मिलकर एक मासूम बच्चे की किडनी निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके बीच होने वाली बातचीत से मुझे पता चल गया था कि वो लोग उस बच्चे के माँ बाप की मर्जी के बगैर गैर कानूनी तौर पर यह काम कर रहे थे। उस हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज किया जाता था और इसलिए गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लेकर आते थे, जहां पर हॉस्पिटल वाले मेरी पत्नी के साथ मिलकर इलाज के नाम पर उन मासूम बच्चों की किडनी निकाल कर बेच रहे थे। मेरी पत्नी अनीता किडनी की डॉक्टर थी, लेकिन मेरी पत्नी अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वो मासूम बच्चों की किडनी निकालकर उन्हें ज्यादा पैसों में बेचने का घिनौना काम कर रही थी। मेरी पत्नी ने पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। पुलिस ने सारे जांच पड़ताल करके बताया कि वो लोग पिछले कई सालों से काम कर
कर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले इस काले धंधे में बराबर के शरीक है। ये सारे पढ़े लिखे लोग जो पढ़ाई करके डॉक्टर तो बन गए थे, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत को भूल गए थे। लेडी कांस्टेबल अनीता को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस वैन तक लेके जाने लगी तो मैंने उसे कुछ देर रुकने को कहा। मैंने अनीता की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से तुमने ये गलत काम किया। उसके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। बिना कुछ कहे वो चली गई। पैसे की भूख ने उसे गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। तो उसके बारे में सोचकर भी घिन आती है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतना गलत काम कर रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।